सभी को नमस्कार। आज की जो क्लास है उसमें अपने ये देखेंगे कि भी आगामी 3 साढ़े 3 महीने के अंदर एक बार सिलेबस को अपने कैसे कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद में एक बार और ढंग से रिवीजन, यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उन विद्यार्थियों के लिए बात करना चाहूंगा मैं आज कि जो एक तरह से अभी तक जिनका सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से नए ही हैं, और उनमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि भी अगले 5-6 महीने में मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नामुमकिन तो है नहीं कि भाई नए होने वाली बात है। इसका मतलब होता है कि नए से बेहतर होता है कुछ काम को कर लिया जाए। तो यहां पर जो हम बात करेंगे कि अगले जैसे अब जनवरी है, आज तो पूरा जनवरी पड़ा है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और जून में जाकर के एग्जाम होगा। तो लगभग हम यूं कह सकते हैं कि 5.5 महीने हमारे पास हैं अभी। तो उन 5.5 महीने की रणनीति जो है वो कैसे रहे भी, एक बार आप यूं मान के चलो कि 3 महीने का प्रयास करें कि भी 3 महीने के अंदर हम सिलेबस को बाइंड अप कर लें, और फिर उसके बाद में अगला जो 1.5 महीना होगा उसके अंदर एक बार फिर वापस उसको रिवीजन कर लें। तो 4.5, और फिर लास्ट में 1 महीना और बच गया तो उसके अंदर एक बार हम वापस से और कर सकते हैं। मतलब 3 बार आप चीजों को देख सकते हैं। तो कैसे कैसे क्या करना चाहिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भी 3 बार चीजें थोड़ा सा कहें, यानी हमने कहा कि 5.5 माह का समय है जनवरी से लेकर के, और 15 जून काउंट कर लीजिए, लास्ट वाले दिन होंगे वो छोटे मोटे रिवीजन के तौर पे, यानी 15 जून की हमने बात की, और लगभग हमने कह दिया वो कितना समय है, 5.5 महीने का। कोशिश ये करें कि जनवरी से लेकर के 31 मार्च कह दीजिए, या अधिकतम फिर अगर हम जाना हो तो 15 अप्रैल अगर कुछ चीजें बच रही हो तो यहां तक इस सिलेबस को एक बार पूरा करें। ये हम उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं जिनकी एक तरह से नए सिरे से शुरू हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, उनको कैसे कैसे कहां से हम पाठ्यक्रम के ऊपर भी चर्चा करेंगे और कैसे वो अपना सिलेबस को निपटा सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो एक बार तो यहां तक हो जाता है, क्योंकि और फिर उसके बाद में हमने कह दिया कि भी 1 अप्रैल से लेकर के और वापिस अगर बात करते हैं तो 15 मई तक, 15 मई 2025, 1.5 महीने का समय हो गया दूसरी बार जब हम रिवीजन करेंगे। और तीसरी बार की अगर मैं बात करूं तो हमने कह दिया 15 मई से लेकर के और 15 जून तक का समय। और चौथी बार यानी जो कुछ चीजें बची हुई हैं वो आपकी 15 जून से लेकर के जब तक पेपर की जो तारीख होगी, 23 जून है, 24-25 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग ये हम 4 बिंदुओं के तौर पे यानी एक बार ऐसे देखेंगे कि भी कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें कुछ चीजें यानी जिनको हम बात करेंगे कि भी हम किन किन बिंदुओं के ऊपर, सबसे पहले आपको जो काम करना है, क्योंकि बिना रणनीति के तो कुछ होगा नहीं और खोने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। अगर बहुत सारे ऐसे हैं कि भी हम तो नए हैं तो हमारे कुछ होगा ही नहीं, तो नया का मतलब ये नहीं है कि भी वो काम नहीं कर सकता। हमें सबसे पहले जो कुछ काम करने हैं वो पाठ्यक्रम को देखना है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कर रखा है, रिवीजन के दौर पे चल रहे हैं, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से 3 महीने के अंदर शुरुआत में रिवीजन कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में भी कर लेंगे, उनका तो रिवीजन के तौर पे चलता रहेगा। लेकिन यहां पर आपको क्या समझना क्या है भी, इस दौरान जो आपको काम करना है, सबसे पहले आपने अपना सिलेबस ज्यादातर के पास में मोबाइल में है, तो हमें मोबाइल में नहीं उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और प्रिंट आउट निकलवा करके ऐसा नहीं है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें जरूर पढ़ी हैं, चाहे उसमें राजस्थान का ही पार्ट पढ़ा होगा आपने किसी कंपटीशन के लिए, इसका मतलब आपने 10-15% पढ़ रखा है। आपने हो सकता है कोई सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया होगा तो आपने भारत का भूगोल के कुछ पार्ट पढ़े होंगे, आपने कुछ पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी के भी पढ़े होंगे। तो हो सकता है पूरे सिलेबस में आपका 10-20% आपने पहले से ही कुछ चीजें या 30% भी पढ़ रखी हो,
या किसी ने पहले 1-2 यूनिट पढ़ करके छोड़ रखी हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी पूरा सिलेबस उसने नहीं किया हो, लेकिन सिलेबस में से कुछ चीजें उसने पहले पढ़ रखी हैं, तो उस प्रिंट आउट को हम लेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हाँ ये चीजें तो मेरी कुछ ठीक हैं। और फिर वापिस आप उस सिलेबस का एनालिसिस कीजिए, यानी सिलेबस को आप निकलवाइए। पहला काम ये होगा। मैं दिखा देता हूं जो सिलेबस की एक तरह से बात करते हो। जैसे हमारा जो सिलेबस है उसको 3 लेवल के ऊपर बांट रखा है, उच्च माध्यमिक स्तर, फिर आप देखोगे कि स्नातक स्तर के ऊपर, और फिर उसके बाद में स्नातकोत्तर स्तर। अब पहले तो एक क्लासिफिकेशन होता था कि भी 55 प्रश्न उसमें से पूछते थे 12th लेवल वाले में से पिछली भर्ती के अंदर। फिर उसके बाद में 55 जो प्रश्न पूछते थे वो ग्रेजुएशन लेवल के थे और 10 पीजी लेवल के होते थे, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने पीजी वाले पोर्शन में से ज्यादा पूछे थे। तो अब हमें उससे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिछली बार 130 थे, तो मेरे विचार से इस बार है वो साइकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट पेपर में कर दिया। तो यहां आप यूं कह सकते हो कि आईसीटी का पार्ट इसमें रखा है सेकंड पेपर के अंदर, तो आप यूं कह सकते हो कि 130 की बजाय 140 के आसपास प्रश्न इसमें से होंगे। अब जो रणनीति आपकी रहेगी कि आपने ये जो पार्ट है जैसे दिखा रखा है 12th लेवल वाला, ये अधिकांश जो प्रश्न है, चाहे वो प्रश्न 50 आए, चाहे वो 60 आए, चाहे वो 45 आए, ये अधिकांश प्रश्न आपकी एनसीईआरटी कवर करेगी। यानी 12th लेवल वाले हैं वो किसमें से होंगे? एनसीईआरटी में। इसलिए हमें एनसीईआरटी बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़नी है। उसके अलावा आप किसी चीज में से अगर पढ़े हैं चीजों को तो वो बाद की बात है, लेकिन इन टॉपिकों को पहले एनसीईआरटी में से पढ़ना है और हूबहू आपके सामने लाइनें देखने को मिलेंगी। यानी ये तीनों यूनिटों को ही जैसे पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे। शुरुआत में अगर देखोगे ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तन, पवन, बहता जल और ग्लेशियर, ये तो आपके आगे भूआकृतिक विज्ञान का हिस्सा हो गया। वायुमंडल की संरचना, संगठन, सूर्यताप, ऊष्मा बजट, आर्द्रता, वर्षा, ये आपके हो गए जलवायु विज्ञान के। और तीसरा महासागर की संरचना, लवणता, ज्वार भाटा, और ये किस में से हो गए? समुद्र विज्ञान में से। हो सकता है आपने पहले से ही बहुत अच्छी सविंदर सिंह की जैसे फिजिकल ज्योग्राफी चलती है उसमें से पढ़ा हो, या हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। तो प्राथमिक रूप से आप ये मान के चलें कि इन पाठों के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ये भारत का भूगोल तो पूरा का पूरा ही एनसीईआरटी में से ही दे रखे हैं सारे टॉपिक आपके। इसी प्रकार से मानव भूगोल के कुछ टॉपिक हैं जो आपको एनसीईआरटी में से दिए गए हैं। कार्टोग्राफी या सांख्यिकी का सारा ही पार्ट आपको 12th लेवल का ही दे रखा है, समझ गए ना? तो ये पार्ट तो हमें एनसीईआरटी में से पढ़ने और हूबहू प्रश्न आपके एनसीईआरटी में से आएंगे। तो एक बड़ा पार्ट, यानी आप यूं कह सकते हो 1/3 पार्ट ऐसा है जो आपकी एनसीईआरटी कवर कर रही है। हालांकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत लगती है कईयों को भी, मुझे थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार 2 बार हम उन चीजों को पढ़ते हैं तो आ जाएगी। और हमें कैसे कैसे कौन कौन सी पाठ्य सामग्री होगी उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। तो एक तो ये सिलेबस हमने देखा, सिलेबस में जितने टॉपिक आपके ठीक हैं वो पहले से अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम कर लेंगे। दूसरी जो आप बात देखोगे कि स्नातक स्तर के ऊपर जैसे सिलेबस में आप देखोगे कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, यानी जो एनसीईआरटी 12th लेवल के ऊपर, ये आपको नहीं मिलेंगे। भू संतुलन, भू संचलन, तापमान का व्युत्क्रमण, वायुदाब पेटियां, वायुमंडलीय परिसंचरण, इनकी जो बात कर रहे हो, विश्व जलवायु वर्गीकरण, कोपेन, थॉर्नथवेट, ये इनके बारे में, कोपेन के बारे में तो दिया गया है थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल के अंदर बाकी ये एनसीईआरटी के अंदर छोटी मोटी बातें आपको मिल सकती हैं, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल की बात की गई है मेन। तो इनको आपको सविंदर सिंह की जो बुक है उसमें से भी, मूल टेक्स्ट बुक में से अगर पढ़ना चाहते हो तो उसमें से पढ़ सकते हो। अन्यथा हम बात करेंगे कोई जो भी आपके पास में किसी इंस्टीट्यूट के अगर नोट्स हो या आप किसी गाइड में से पढ़ना चाहें तो उसमें से एक बार पढ़ लें, क्योंकि समय आपके पास में सीमित है। बहुत लंबी चौड़ी किताबें फैला करके नहीं बैठना है। मानव भूगोल की बात कर लेंगे, आर्थिक भूगोल और थिंकर की बात करेंगे, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये स्कूल लेक्चरर की अगर बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान के भूगोल के अंदर करीबन पिछली बार 30 सवाल के आसपास होंगे, 25-30 के आसपास है, क्योंकि उसमें 2 जगह सवाल आ गए। 2 जगह सवाल का मतलब हो गया कि फर्स्ट पेपर के अंदर भी पिछली बार तो 10 सवाल थे, और करीबन आप यूं कह सकते हो 18-20 सवाल मेरे विचार से सेकंड पेपर के अंदर थे। तो ऑल ओवर तो सब्जेक्ट तो राजस्थान का भूगोल ही होगा। राजस्थान भूगोल के अंदर हम जो गलतियां कर देते हैं अमूमन,
वो ऐसा करते हैं कि राजस्थान तो हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, इसको ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान को बड़े ही बारीकी से पढ़ना है, राजस्थान के भूगोल को, क्योंकि आप यूं मान के चलें कि मिनिमम इस पार्ट में से 25 प्रश्न आप दोनों पेपरों के अंदर मिला करके मान सकते हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर। उससे ज्यादा आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब 450 प्रश्न जो आपके सामने 450 नंबर का होगा, यानी 225 प्रश्न जो पूछे जाएंगे फर्स्ट और सेकंड पेपर में, उसमें से अकेले राजस्थान के अगर 25 प्रश्न आते हैं तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरी, ये स्नातकोत्तर लेवल के जो दे रखे हैं, बहुत ही सिलेक्टेड से टॉपिक दे रखे हैं। वैसे इनकी अलग अलग, जैसे भौगोलिक चिंतन के 2-3 टॉपिक दिए हैं, भूआकृतिक विज्ञान के, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिक अवधारणाएं निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है, ढाल विश्लेषण का एक प्रश्न आता है। यहां से कोई बड़ा प्रश्न नहीं होता है। मानचित्र, भूआकृतिक मानचित्र के अनुप्रयोग की जो बात करते हैं, सामान्य प्रश्न होता है। अगर जनरली हमने वैसे ही पढ़ा है तो कोई अलग से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं होती इन दोनों को, लेकिन यहां से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। भूगोल में द्वैतवाद, ये टॉपिक अब नहीं रहा है। व्यवहारिक भूगोल और भूगोल में नवीन प्रवृत्तियां, जो नूतन प्रवृत्तियां हैं, 2 सवाल आप इसमें से मान सकते हो। और भारत के भौगोलिक विकास, 1 सवाल आप इसमें से कह सकते हो। यानी सिलेक्टेड सवाल आते जाते हैं। बहुत जो पीजी लेवल के जिस पोर्शन की अगर आप बात करते हो, वो पोर्शन है बहुत छोटा, और पिछली बार जैसे 20-25 के आसपास सवाल दे दिए थे, तो इस बार भी हो सकते हैं। तो यहां से इनमें से आएंगे, पेट सवाल है मतलब ये। आप यहां पर जब जाओगे आर्थिक भूगोल में, औद्योगिक अवस्था सिद्धांत यानी वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत, निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब हमें इसको बेहतर ढंग से करना ही करना है। भारत के आर्थिक प्रदेश, पिछली बार 2 सवाल आए थे, तो इस बार भी आ सकते हैं। यानी इन टॉपिकों में से सवाल पार्ट बहुत बड़े नहीं है, सिलेक्टेड एरिया यानी हमें करके उस चीज को करना है। नगरीय भूगोल की बात करें, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में नगरों की उत्पत्ति और विकास से संबंधित एक मान सकते हो। नगर नियोजन के अम्लैंड सिद्धांत से संबंधित 1 या 2 सवाल यहां से पूछे जाते हैं, और नगर नियोजन के सिद्धांत 1 सवाल आप यहां से मान लीजिए। इसी प्रकार से कृषि भूगोल के अंदर वॉन थ्यूनन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। भारत में हरित क्रांति और कृषि वानिकी का, इनमें से 1 या 2 प्रश्न आप इसमें से मान सकते हो। सवाल पेट है, ये सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। और पीछे के पुराने जब आप पेपरों को आप देखोगे तो ये बात भी हम करेंगे। जनसंख्या भूगोल के अंदर माल्थस सिद्धांत से संबंधित 1 सवाल पूछा जाता है, और 1 के 2 हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, माल्थस से छोटी सी थ्योरी है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत बहुत छोटा सा पार्ट है, 1 सवाल आप इसमें से मान के चलिए। भारत की जनसंख्या नीति में से भी सवाल हो सकता है, 1 आप इसमें से मान के चलना, यानी पीजी लेवल के अगर सवालों की बात करें। राजनीतिक भूगोल के अंदर राजनीतिक भूगोल के विकास से संबंधित 1 प्रश्न कह सकते हो। मैकेंडर की संकल्पना से हम 2 या 1 प्रश्न यहां से होते हैं। बीएस जोन्स में से एक बार तो मैंने बताया था कि 3 सवाल पूछे गए थे, औसतन आप 1 या 2 सवाल यहां से कह सकते हो। और राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र एकरूपतावाद सिद्धांत यही आ गया। सीमांत और सीमाएं और बफर क्षेत्र से संबंधित 1, यानी 3-4 सवाल आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यानी एरिया जो है वो सेलेक्ट करने हैं। पुराने दोनों पेपरों को आप 2-3 साल के जो पेपर, 2-3 परीक्षा के अंदर जो पेपर हुए हैं, उनका हमें एनालिसिस करना है कि इस पार्ट में से यहां से पूछे गए। पहले उन पार्ट को मजबूत करना है अच्छे से, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उन प्रश्नों की किस प्रकार से मतलब पैटर्न पूछा गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये तो आपने एक तरह से सिलेबस की बात की थी कि ये सिलेबस है, तो वो सिलेबस आपको लेना है। अगला जो कदम जो आपको करना है वो आप सिलेबस उठाने के बाद में हम जो दूसरी जो बात करेंगे वो करेंगे प्रश्न पत्रों का विश्लेषण। यानी पहले 1 दिन आप इन चीजों के ऊपर लगाइए। जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले 1 दिन हमें ये सोचना है, ये काम यहां से कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद में फिर काम को रफ्तार दे देनी है। भाई लंबी चौड़ी अब किताबों की लिस्टों की ऐसे लंबे चौड़े अगर फैला के बैठेंगे ना, तो सिर्फ पढ़ पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। साथ साथ में हमें क्या करना है, भी सिलेबस को बाइंड करते हुए उसको याद करना है। हो सकता है आपसे 5 सवाल वहां पे अटेम्प्ट कम हो जाएं। भी एक विद्यार्थी ऐसा होगा जैसे सेकंड पेपर के अंदर 150 आए, एक विद्यार्थी ऐसा हो सकता है जिसने 140 सवाल अटेम्प्ट कर रहा हो। आप ऐसे हो सकते हो कि जिसने 132-33 ही अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें आपके एरर अगर कम होते हैं तो इसका मतलब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
और ये कब आएंगे? जब बार बार हम रिवीजन कर पाएंगे। प्रश्न पत्र विश्लेषण, इसमें हमें क्या करना है? जैसे आपने सिलेबस निकाला, सिलेबस को आपने देखा, यहां से शुरुआत में देखते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखता है, यहाँ फूल जे कई बार, तो यहाँ फिर थोड़ी सी घबराहट भी होती है, बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि ना इतना दिन में तो को नहीं हुआ, ज्यादातर तो फिर बैन बंद करके छोड़ दें। और फिर बड़े बड़े ग्रंथों की वो बात की जाती है, तो उस कंडीशन में भी बात ये आती है। हालांकि किताबें, टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है और पढ़नी भी चाहिए, लेकिन एक सीमित समय के अंदर आपको सीमित काम के ऊपर ही रिस्क उठानी पड़ती है कि भी इतने कम समय के अंदर हम कहां कहां से कैसे कैसे अगर करके, क्योंकि मोर देन रिस्क मोर देन प्रॉफिट वाली बात है। अब अगर हम बड़ी सारी बहुत सारी एक एक चीज की अगर चार चार किताबें ला करके अगर रख दी, तो वो किताब तो बहुत अच्छी है और कंसेप्ट डेवलप होता है किताबें पढ़ने से, लेकिन आपके पास में तो समय सिर्फ 5.5 महीने का, उसमें नए केवल सब्जेक्ट, उसके साथ साथ में फर्स्ट पेपर भी हमें पढ़ना होता है। तो उस कंडीशन में आपको सेलेक्ट सामग्री यानी सिलेक्टेड जो क्राइटेरिया होगा उसी के ऊपर काम करना है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि प्रश्न पत्रों का विश्लेषण, प्रश्न पत्रों के विश्लेषण की अगर बात करें तो पीछे के प्रश्न पत्रों की, जैसे मैंने एक बार पहले भी यहां पे बात की थी इस प्रकार की, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते, हो सकता है एक आधा प्रश्न कोई आगे पीछे हो। मोटा मोटी ये जो किए गए हैं, जैसे 3 भागों के अंदर आप देखो, भूआकृतिक जलवायु समुद्र विज्ञान 2013 का जो पेपर था उसमें 120 प्रश्न आए थे, बाकी क्योंकि 30 साइकोलॉजी के वो आते थे। 2013 के अंदर आप देखो कि ये जो भौतिक भूगोल का पार्ट है, भूआकृतिक जलवायु समुद्र, इसमें लेवल सारे आ गए, 12th लेवल वाले भी हैं, ग्रेजुएशन भी हैं और पीजी के भी हैं। कितने सवाल पूछे गए थे? 35, जिसमें भूआकृति के आप देख रहे हो 16 हैं, जलवायु के 10 और समुद्र विज्ञान के 9। अब ये इसी पार्ट को जब आप आगे लेकर के चलते हो, 2015 के अंदर जब हुआ पेपर, उसमें 16 से बढ़ करके 24, यानी एग्जैक्ट संख्या नहीं रही, उससे 1.5 हो गए, 16 से कितने हो गए? 24। यहां 10 से बढ़ करके 18, इसका मतलब बाकी किसी न किसी पार्ट में से कम हुई है। ये देखो, मानव और भौगोलिक चिंतन में पहले 24 पूछे थे, ये घट करके संख्या कितनी आ गई? 14 आ गई ना। तो यहां पर संख्या बढ़ गई और ये 9 के 9 रह गए, यानी 35 प्रश्न के बजाय ये कितने हो गए? 51 हो गए। यानी फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट था, जैसे 120 प्रश्न थे, 120 में से 51 प्रश्न अकेले भौतिक भूगोल के हो गए। फिर उसके बाद में आपने देखा कि 2020 का जो पेपर हुआ, यह संख्या थोड़ी सी घट करके कम हो गई, वापस कितने आ गए? 44, जिसमें 24 से घट करके वापस से 17 आ गए, और ये 18 से घट करके 13। लेकिन इस बार समुद्र विज्ञान 9 से बढ़ करके कहां चली गई? 14। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है, एकदम फिक्स नहीं है कि किस पार्ट में से कितने, लेकिन मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। 2022 के अंदर आए, फिर यहां पे देखो फिजिकल का जो वेटेज है वो यहां पे इन्होंने घटा दिया, यानी 44 से घट करके कितने आ गए? 33 आ गए। इसमें 17 के 17 रह गए, ये 13 से घट करके जलवायु विज्ञान में 8 और समुद्र विज्ञान में 14 से घट करके वापिस से 8 आ गए। इससे एक मोटा मोटी विश्लेषण आपके सामने ये आया कि आप यूं कह सकते हो कि 35 प्रश्न से लेकर के 50 प्रश्न के बीच में, 35 से लेकर के 50, क्योंकि इस बार जैसे पिछली बार तो 130 प्रश्न थे, आप इस बार प्रश्नों की संख्या 10 और एक्स्ट्रा मानोगे सब्जेक्ट के अंदर, 140 अगर मानते हो तो हम यूं कह सकते हैं कि 35 से 50, यानी आपके पास में जो 150 प्रश्न आएंगे उसमें 1/3 पार्ट तक या 1/4 पार्ट तक, अगर 35 आते हैं तो 1/4 हो गया, क्योंकि 35 140 प्रश्नों को अगर माने तो वहां पर 1/3 कह सकते हो। अगर 50 तक जाते हैं तो 45 भी मान ले सकते हैं। तो 1/4 या 1/3 भाग अकेला किससे हो जाएगा? फिजिकल का। आपको काम यह करना है कि 1 महीने के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर, यानी जनवरी के अंदर यह कर लेना है कि इस भू आकृतिक जलवायु और समुद्र विज्ञान को एक बार कंप्लीट कर लेना है। जहां से आपने एनसीईआरटी को पढ़ा, आपसे भी अच्छी किताब के तौर पे अगर मैं बात करूं कि भू आकृतिक जलवायु और समुद्र विज्ञान, इसके लिए यानी भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह की आती है। तो जो किताब एक तरह से टेक्स्ट बुक में से पढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ एक ही वहां से पढ़ सकते हैं। अन्यथा आपने कहीं के आपके किसी के अच्छे अगर नोट्स हो तो उसमें से पढ़ लेना। यानी 3 चीजें पढ़नी है। अगर आपके पास में नोट्स हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि भी उसमें से जो सिलेक्टेड चीजें हैं वो निकाली गई। हो सकता है कोई कंसेप्ट समझने के अंदर आपको
थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो एक आपके पास में कोई अच्छे नोट्स मिल जाए वो कर लीजिए, प्लस 11वीं और 12वीं क्लास की किताब और प्लस पुराने पेपर, जो ओल्ड पेपर हैं जो आए हुए हैं वो जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपको यह पता चलेगा कि भूआकृतिक विज्ञान की मौलिक संकल्पना है। तो आपने देखा कि मौलिक संकल्पना में 2013 में, 2015 में, 2020 में, 2022 में कैसे कैसे सवाल पूछे गए और उनके इर्द गिर्द यानी सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। या फिर आप ये देखेंगे कि इस टॉपिक में से तो लगातार 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, या इस टॉपिक में से सवाल 1 पूछा जा रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये सवाल का लेवल ऐसा है और ये ऐसे ऐसे हैं। तो अगले 1 महीने के अंदर यानी जनवरी के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी का, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद में हम यूं कहें कि ये 2 जो पार्ट हैं, जनरली यहां पर आकर के विद्यार्थी थोड़ी सी ये मानता है कि फिजिकल ज्योग्राफी को तो अच्छे से पढ़ लेता है, और नीचे जैसे हमने भारत और राजस्थान की भूगोल की बात करते हैं, इसको भी अच्छे से ही पढ़ लेता है। अगर इसको बीच वाले पार्ट को एक बार छोड़े तो भारत के भूगोल के आप देखो कि 19 और 16 सवाल, राजस्थान के कितने पूछे गए थे? 16, 2013 की जो बात कर रहे हैं। फिर ये संख्या देखो वेरिएशन हो जाता है, भारत के भूगोल के 19 से सीधे कितने आ गए? 9 आ गए, संख्या घटा दी, और राजस्थान के भूगोल के 16 से 19, अगली बार गए 11 और 12 यानी 23 सवाल रहे। लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा कि 16 और 21, मैं भी बात कर रहा था ना कि भी राजस्थान के 30 सवाल के आसपास हैं, क्योंकि 21 सवाल तो यहां पे हो गए और 9-10 सवाल आपके फर्स्ट पेपर में थे। इसका मतलब 30 सवाल के आसपास अकेले 225 में से अकेले 30 सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी है वो कवर कर रही थी, तो महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। तो 37 सवाल कह दीजिए, 23, कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हो 35 प्रश्न के आसपास, 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 प्रश्न के बीच में आपके भारत के भूगोल और राजस्थान के भूगोल से हो सकते हैं। तो इसका मतलब लगभग 1 माह का काम यह है, चाहे इसको आप फरवरी में कर लीजिए, चाहे इसको आप मार्च में कर लीजिए, जहां पे महीना कोई जरूरी नहीं है कि आप जनवरी में इसी को फिजिकल ज्योग्राफी को करें। हो सकता है जनवरी के अंदर आपको पहले ये आपकी पहले पढ़ी हुई हो एक तो आप पहले इसको खत्म कर सकते हो भारत और राजस्थान को, वो अपने हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर लेना टाइम पे। अब ये छोटे छोटे पार्ट हैं जिनको विद्यार्थी मिस कर देता है। एक तरह से ये कहता है मुझे भौगोलिक चिंतन मुश्किल लग रही है, प्रैक्टिकल का पार्ट मुश्किल लग रहा है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि वो आर्थिक भूगोल की बात कर रहा है, मानव भूगोल की बात कर रहा है। ये पार्ट बहुत छोटे छोटे हैं। कुछ पार्ट की अगर बात करोगे, जैसे मानव और भौगोलिक चिंतन में अगर 2 के अंदर देखा जाए, मानव भूगोल के अंदर 2013 में 7 आए थे और भौगोलिक चिंतन में से कितने आए थे? 17। इसी प्रकार से मानव भूगोल के पार्ट यहां पे आकर के घट गया, 7 से मात्र कितने सवाल? 3, और भौगोलिक चिंतन के भी 11। लेकिन अगली बार वापस 3 से 11। अब कई बार विद्यार्थी क्या होता है, वो देखता है यार पिछली बार तो 3 ही सवाल आए थे, अपने छोड़ ही देते हैं मानव भूगोल को, उसने ऐसे किया। लेकिन अगली बार आते ही कितने आ गए? 11, और उससे अगली बार 17। तो आप यूं कह सकते हो कि जब यहां पे आपने देखा कि वेटेज एक तरह से फिजिकल ज्योग्राफी का कम हुआ, तो इनका वेटेज बढ़ गया। ऐसा ही तो होगा। तो मानव भूगोल का जो पार्ट है बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर आप व्यवस्थित काम करते हो तो आपके पास में यानी 100 पेज ही नहीं होते हैं मुश्किल से, तो इतना सा काम रहता है। एज आप व्यवस्थित अगर नोट्स बनाते हो तो मुश्किल से 100 पेज का काम, इनका मिलाकर के दोनों के मुश्किल से 150 पेज होते होंगे। आप अपने हिसाब से अगर जब तैयार करते हो चीजों को, तो उसमें से पूछे जाने के सवाल आप 30 सवाल जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं, पिछली बार 30 आए थे, यानी 24 से लेकर के 30, तो आप यूं कह सकते हो 25-30 सवाल इन 2 पार्ट में से आ जाएंगे, मानव भूगोल और भौगोलिक चिंतन। और ये लगभग व्यवस्थित काम करते हो तो 15 दिन का काम होता है। कितने दिन का? 15 दिन के अंदर आप शेड्यूल बना करके इसको खत्म कर लीजिए। फिर उसके बाद में आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और प्रायोगिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर जो मैंने बात की थी, ये भी बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। एनसीईआरटी प्लस अगर किताब में से अगर कोई पढ़ना चाहे तो बड़ी किताबों के तौर पे, अगर क्योंकि अधिकांश टॉपिक आपके जो हैं वो खत्म हो जाते हैं एनसीईआरटी में से, कुछ जो ग्रेजुएशन लेवल के या पीजी लेवल के हैं उनके लिए अलग अलग किताबों में से अगर किताब टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हो तो वहां से मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई ठीक ठाक नोट्स या ठीक गाइड के अंदर लिखा हुआ है तो बातें सारी आ जाएंगी उसके अंदर, मोटा मोटी पुराने प्रश्न पढ़ने ही पढ़ने। आर्थिक भूगोल में हम देख रहे हैं कि 13, 9, 14 और
12, तो कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हो अकेले आर्थिक भूगोल में से 10 से 15 प्रश्न के बीच में आएंगे। और इसी प्रकार से दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है यहां का वो है प्रैक्टिकल का। 8, 14, 12 और 10, यानी हम यूं कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल का पार्ट है उसमें से भी 10 से लेकर के 15 के बीच में सवाल पूछे जाते हैं। 10 से 15 और इसमें भी 10 से 15। करीबन इन दोनों यूनिटों को आप जब खत्म करते हो, एक सप्ताह का टारगेट रखिए आर्थिक भूगोल का और एक सप्ताह का टारगेट रखिए लगभग प्रैक्टिकल का, यानी 7 से 10 दिन के अंदर आप प्रैक्टिकल के पार्ट को बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे। यानी बहुत कम टॉपिक हैं और आसान से है। अकेले प्रोजेक्शन से आप मापनी से संबंधित प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे मापक वाला है, मैंने मापने वाला है। मुश्किल से अगर आपको समझ में आ जाता है ना ठीक से, तो आप यूं मान के चलना कि समझ में आने के बाद में 10 मिनट का टॉपिक होता है और उसमें से 2 या 3 प्रश्न मापनी से संबंधित होते ही होते हैं। जैसे जो सिलेबस में यहां पे पीछे ये दिखा रखा है, ये देखो, पैमाने से संबंधित आप यूं कह सकते हो कि 2 या 3 प्रश्न होते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो मेरे विचार से उसके बाद में 10 मिनट से ज्यादा का ये प्रश्न नहीं होता है। आपसे मापने की जो बात करता है, मानचित्र जो प्रक्षेप का है, प्रक्षेप से संबंधित 3-4 सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। 3 से 4 सवाल प्रक्षेप वाले के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हम यूं घबरा जाते हैं कि हमें तो प्रोजेक्शन कभी आता ही नहीं, हमने तो प्रैक्टिकल कभी किया ही नहीं, ऐसी कंडीशन आती है। आपको प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन पूछता है, उनकी विशेषताएं पूछता है और उनके उपयोग पूछता है। भाई आपको ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें नहीं आती तो कम से कम उनकी जो विशेषताएं हैं वो और उनके उपयोग हैं वो और उनका वर्गीकरण, 3 चीजें अगर आप करते हो तो तीनों सवाल बड़े आसान आते हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर पाते हो। 2, 4, 5 बार विशेषता अगर करेंगे तो फिर उसके बाद में वो एक दूसरे के अंदर मिलते नहीं है। एक सवाल आप यहां से कह सकते हो स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी वाला है, उससे संबंधित हम बात करेंगे। माध्यिका, बहुलक, मानक, विचलन और सहसंबंध, इनमें गणितीय गणनाएं भी आ जाती हैं और इनकी विशेषताएं भी आती हैं। आप यूं कह सकते हो लगभग 5 सवाल के आसपास 5-6 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी जिसके अंदर GIS, GPS की हम बात करेंगे तो लगभग 1 या 2 सवाल इनके, तो करीबन आप यूं कह सकते हो 3 और 4 7 और 2 9 और 6 15 सवाल के आसपास, यानी प्रैक्टिकल का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। सारी अगर आप ठीक करते हो तो 70-80 पेज या बड़े तौर पे लिखते हो, अधिकतम उतने से ही पार्ट हमारे सामने आते हैं। तो अधिकांश तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको NCERT में दे रखी हैं। उसके अलावा आप JP शर्मा की जो किताब है डिटेल में अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हम उसमें से पढ़ सकते हैं। अब 2 छोटे छोटे पार्ट हो रहे हैं, नगरीय भूगोल का और राजनीतिक भूगोल का। नगरीय भूगोल और राजनीतिक भूगोल में कभी 3 पूछे गए, कभी 2, जैसे यहाँ पे 5। एक बार नगरीय भूगोल का पूछा ही नहीं, राजनीति के सीधे 4 आ गए, यहाँ पे 1 और 2 आ गए, यहाँ पे पिछली बार 4-4 और 8 है। तो आप यूं कह सकते हो 5 से 10 के बीच में प्रश्न वेरिएशन हो सकते हैं, 5 से लेकर के 10 सवाल के बीच में। नगरीय भूगोल के अंदर तो सारे गिने चुने हमने बात की थी, 2-3 प्रश्न तो पेट यानी एक तरह से बनेंगे। आपको अम्लैंड से संबंधित सवाल आता ही आता है। नगरीय भूगोल के जो नगर नियोजन से संबंधित सिद्धांत हैं, एक सवाल हम वहां से कह सकते हैं। तो 2 मेन ये टॉपिक है, एक नगरों के विकास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एक प्रश्न आपका आप वहां से मान सकते हो। और बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब आप यूं कह सकते हो आप अगर काम करोगे तो 10-15 पेज का मुश्किल से ही नगरीय भूगोल उतनी है, उसमें खत्म हो जाती है। राजनीतिक भूगोल है तो 20-30 पेज सारे ही होंगे, क्योंकि उसमें 3-4 राजनीतिक भूगोल के विकास की बात की गई है। हार्टलैंड की थ्योरी में से सवाल पूछे जाते हैं। BS जोन्स, एक बार तो BS जोन्स की सारी 6 लाइनें हैं, 3 सवाल पूछ लिए गए थे, तो बहुत छोटा सा पार्ट है वो है। और सीमा और सीमांत, सीमा और सीमांत की विशेषताएं पूछी जाती हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं, उनका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। तो इनमें से कोई न कोई सीमा सीमांत का प्रश्न आ जाता है। और एक छोटा सा लास्ट में टॉपिक दिया गया बफर जोन। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की किताब की बात करें तो सक्सेना सर की आती है, उसमें से पढ़ सकते हैं, यानी बहुत अच्छा है। और बाकी अगर आपके पास में पहले से कुछ व्यवस्थित है तो उसमें से कर सकते हो। तो ये तो आपने देखा कि एक इस प्रकार से रणनीति अगर आपके
150 में से 150 चूज करने की जरूरत नहीं है। पहले कुछ पार्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, कुछ आपके एवरेज हो जाएंगे। जैसे अगर किसी ने, ये ज्यादातर जो विद्यार्थियों की होती है फिजिकल ज्योग्राफी, और ये पार्ट तो मजबूत मिलते हैं, जैसे राजस्थान और भारत को वो आसानी से पढ़ लेता है और इसको कर लेता है। तो कई बार संयोग ऐसा भी बैठता है, तो आप यूं मान के चलना कि 50 प्रश्न यहां से आ गए, 40 यहां से आ गए, तो 150 में से 90 प्रश्न तो यही हो गए। और ये पार्ट भी उसके अगर ठीक हुए तो हो सकता है उसमें 90 में से आप यूं कह सकते हो कि 75-80 प्रश्न तक उसने ठीक कर लिया, यानी 75 ठीक कर लिया, आप यूं मान सकते हो भी उसका ये मजबूत था। बीच में इन पार्टों में से कुछ ठीक ठाक भी अगर उसने किया तो आप यूं कह सकते हो, अगर यहां हम ये कहते हैं कि 30-60 प्रश्न के आसपास अगर हैं, और 60 में से अगर वो 30-35 प्रश्न भी अगर कर पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने देखा कि 75 प्रश्न उसने वहां कर लिए, 35 अगर यहां पे करता है तो 75 और 80, 110 के आसपास ये हो गए। कुछ 10 से एक सवाल उसके वहां पे जो दूसरा आईसीटी वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा अगर ठीक करता है, तो आप यूं कह सकते हो एक ठीक ठाक जगह के ऊपर आनी आप स्कोर। ये पिछले पेपरों के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। पेपर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मुश्किल होता है, उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि कई बार ऐसे कहते हैं कि बोले सीटें कम हैं तो मेरिट ऊपर जाएगी। कई बार पेपर इतना शानदार यानी स्टैंडर्ड का होता है, तो उस कंडीशन के अंदर मेरिट काफी नीचे भी आ जाती है। तो वो तो कोई, जैसे अपने 110, 20, 30 प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो वो तो वक्त पे डिपेंड करेगा कि हम कितने प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितने हो पाएंगे। लेकिन आपके पास में जो समय है ना, उस समय के अकॉर्डिंग रणनीति बना के अगर काम करोगे ना, तो फिर आपको समझना ये पड़ेगा कि लगभग 3-1 महीने के अंदर एक बार आप इसको समेट लीजिए, भी एक बार इसको समेट लीजिए। जो जहां से आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया उसको वहीं से पढ़ना है वापस, जब पढ़ना है तब, यानी बार बार उसी को रिवीजन करना है। जैसे मैंने लिखा क्या और कहां से पढ़ें, तो बहुत सारी बात, क्या पढ़ें जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से ठीक है उसे पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी आजकल तो रेडीमेड सिस्टम बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं, तो जिसमें भी जिसको जिसके ऊपर विश्वास हो वहां से वो पाठ्य सामग्री को कलेक्ट कर सकता है। और किताबों की अगर बात करें कहां से पढ़ें, तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात ये कर सकता हूं। ये तो हमने बात कर ली कक्षा 11 और 12वीं की एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद में आपके पास में नोट्स अवेलेबल हैं कोई पहले से अच्छे, अगर किसी के, वो ले सकते हो, और नहीं तो फिर हम किताबों की बात कर लेंगे। और तीसरी, पुराने पेपर कैसे करने हैं। पुराने पेपर मार्केट के अंदर बहुत सारे आजकल अवेलेबल हैं जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं। आपने जैसे एक टॉपिक पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सबसे पहले आप चाहे किताब है तो किताब में से पढ़ लीजिए, नोट्स हैं तो नोट्स में से उसको पढ़ लीजिए, और 11वीं या 12वीं में एनसीईआरटी में से जहां पर भी वो टॉपिक है उसके वो 2-3-4 पेज हैं, साथ साथ में वो हो जाएगी, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद में करना क्या है कि ये देखना है कि भाई इसमें से कैसे कैसे सवाल पूछे गए, क्या मैं उसी दृष्टिकोण से पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था। यानी सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव एक साथ नहीं पढ़ने, उस टॉपिक के साथ में पढ़ लीजिए। और जहां पे जब अगर आपकी पाठ्य सामग्री है उसमें से चीजें अगर कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो कुछ चीजें जो प्रश्न है उनको वहां पे निशान लगा लीजिए, क्योंकि बार बार सारे प्रश्न भी नहीं पढ़े जाएंगे। जो आपको नई चीज लग रही है उसके आपने क्या कर लिया, निशान लगा लिया। या फिर आपको यह समझ में आया कि मैं ऐसा एरर कर रहा था, यानी थोड़ा सा खुद को मेंटली रूप से हमें प्रिपेयर करना होगा कि भी हाँ ये ऐसे ऐसे। तो टोटल आप टॉपिकों को काउंट कीजिए, पहले कितने टॉपिक हैं, फिर आप पर डे के हिसाब से, जैसे 100-125 के आसपास टॉपिक हैं, तो आप यूं कह सकते हो 3 महीने की बात करें तो 90 दिन होते हैं, तो 90 दिन के अंदर कुछ डे के अंदर छोटे टॉपिक होंगे तो वहां पे आप 2 कर सकते हो, अन्यथा 1 टॉपिक। और ऐसे ही कुछ 100-150 टॉपिक आपके फर्स्ट पेपर के अंदर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 टॉपिक आपने फर्स्ट पेपर के और 1.5 या 2 टॉपिक आपने सेकंड पेपर के, यानी कुल मिलाकर के 3-4 टॉपिक आपको पर डे के हिसाब से खत्म करने पड़ेंगे। तो अगले 3-3.5 महीने के अंदर आप सिलेबस को एक बार कर लेंगे, और फिर जो आपने एक बार किया है उसी को हम वापिस से रिवीजन करेंगे।
अब अगर नोट्स आपके पास में नहीं है या आप किसी के नोट्स नहीं पढ़ना चाहते, वो भी कोई बात नहीं है। तो फिर उस कंडीशन के अंदर जब किताबों की बात आती है, ये तो किताब होगी 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, फिर हम ये कहेंगे कि भौतिक भूगोल का जो पार्ट है, यानी भू आकृतिक जलवायु समुद्र विज्ञान जो आपके दे रखी है, वो सारी की सारी किसमें से कवर हो जाती है? सविंद्र सिंह में से। भौगोलिक चिंतन के लिए माजिद हुसैन पढ़ लें, या उसके अलावा अगर आपके पास में कोई और किसी की अगर आपने ले रखी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आप किसी दूसरे राइटर की अगर आपने ले रखी है और वो आपको ठीक लगे तो भी ठीक है। राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना और एच.एस. शर्मा। एच.एस. शर्मा में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, हरिमोहन सक्सेना में कंपेरेटिव उसकी तुलना में शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हो। राजनीतिक भूगोल की सक्सेना सर की ही आती है, तो हमारे जो पूरी राजनीतिक भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, उसमें से जो आपके 4-5 टॉपिक लगते हैं वो ही पढ़ने चाहिए। भारत का भूगोल आपकी एनसीईआरटी से कवर हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पार्ट दे रखा है। मानव भूगोल की अधिकांश जो बातें हैं वो भी 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में से हो जाएंगी, बाकी कुछ अगर बचे तो वो माजिद हुसैन उसके लिए हमें पढ़ सकते हैं। प्रायोगिक भूगोल की बात करें तो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की। अब कोई आर्थिक भूगोल का बच गया तो आप यूं कह सकते हो जगदीश प्रसाद काशीनाथ की आती है, उसमें से हो जाता है। एग्रीकल्चर का अगर कोई टॉपिक अलग से बचा है, जैसे कृषि भूगोल का, वॉन वगैरह का, तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर प्रमिला कुमार की आती है, उसमें से वो हम टॉपिक पढ़ सकते हैं। औद्योगिक भूगोल की अगर बात करते हो तो अलग से लोडा सर की किताब आती है, उसमें से हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्या होंगे कि किताबें बहुत सारी हो जाएंगी, और ये हमारे पास जब समय लंबा चौड़ा अगर पड़ा होता है तो उस कंडीशन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब टाइम जो लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो फिर इन 3 चीजों को अगर आप फोकस करके चलते हो तो मोटा मोटी अधिकतम काम करने की गुंजाइश होती है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है तो फिर और जैसे भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी पढ़ें तो उसमें से कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं वो साथ साथ में नोट कर लें। पाठ्य पुस्तक में जैसे ऐसे फिजिकल की अलग अलग लेकर के आने की जरूरत नहीं है। जैसे जलवायु समुद्र विज्ञान की डी.एस. लाल की अलग से आती है कि भी वो डी.एस. लाल भी ले आया, सविंद्र सिंह भी ले आया, अलका गौतम की भी ले आया, कोई मार्केट के अंदर गाइड थे वो भी ले ली, किसी के नोट्स थे वो भी ले लिए। अब इसका मतलब अब आपके पास में इससे संबंधित 7-8 पाठ्य सामग्री हो गई। अब एक बात बताओ, जब 7-8 को अगर हम 1-1 घंटे पढ़ेंगे तो 8 घंटे चले गए। अगर आपके पास में एक ही चीज है तो फिर आप उसमें से 7-8 बार पढ़ पा रहे हो, मतलब उसी चीज को। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज पढ़ें वो आप अपने साथी से, मित्र से, किसी से जो आपको जिससे की राय ठीक लगे उससे एक बार सजेस्ट करके, या खुद को ही अगर नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज के ऊपर यानी सीमितता करें, यानी कार्य को फैलाएं नहीं, बड़ा ही सिलेक्टेड करके फिर काम को करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप 3-3.5 महीने के अंदर बहुत अच्छा नहीं लेकिन एवरेज एक बार सिलेबस कर लेंगे। और फिर उसके बाद में अगला जो 1.5-1 महीना है उसके अंदर वापस उन्हीं चीजों को, फिर नया कुछ नहीं पढ़ना। हो सकता है 2-4 सवाल कम अटेम्प्ट हो जाएं, लेकिन जितने हों उनमें एक्यूरेसी जितनी ज्यादा ठीक रहेगी तो वो सिलेक्शन होने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैंने मोटा मोटी इस प्रकार से एक चार्ट बनाया था कि भौतिक भूगोल के अंदर एवरेज अगर आप 40 से 50 के बीच में कह सकते हो। मानव भूगोल के अंदर यानी जनसंख्या भौगोलिक चिंतन वाला एक तरह से पार्ट है तो 35 के आसपास इसमें से मान सकते हो। आर्थिक भूगोल यानी जिसमें कृषि, नगरीय, प्रायोगिक और राजनीतिक, लगभग हम 35 के आसपास इसमें से मान सकते हैं। भारत और राजस्थान का लगभग है 40 के आसपास। तो ऑल ओवर इनमें 5-4 का वेरिएशन हो सकता है, और इस बार हम ये मान के चलते हैं कि 140 के आसपास शायद क्वेश्चन जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो 130 ही थे। तो हम 35-35 के हिसाब से भी अगर चलते हैं तो भी हाँ 140 के आसपास हो जाते हैं। तो वो किसी में से 30 आ जाएंगे, किसी में से 25 हो सकते हैं, किसी में से 40 हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ पैटर्न इसके अकॉर्डिंग यानी आप 4 भागों में बांट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। 4 भागों में बांट करके लगभग आप यूं जो समय है उसको भी उसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि भाई ये काम ऐसे हो जाएगा।
आर्थिक भूगोल के लिए मैंने बताई दी, जगदीश प्रसाद और काशीनाथ अगर कोई देखना चाहे। कृषि भूगोल का एक दो पार्ट है, प्रमिला कुमार की अगर आपके पास में बुक पढ़ी है तो सारी कृषि भूगोल नहीं पढ़नी है। जैसे उसमें वॉन-थ्यूनन लगा है और वेटलसी का क्लासिफिकेशन लगा है, तो दो टॉपिक है तो वो दो ही पढ़ने हैं। जनसंख्या भूगोल चांदाना की पुस्तक है, तो उसमें से हमें आपके दो तीन टॉपिक हैं। माल्थस का दे रखा है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दे रखा है, जनसंख्या नीति दे रखी है, तो वो तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं, न कि उसमें से 15 टॉपिक हैं वो सारे पढ़ने हैं। नगरीय भूगोल बंसल की आती है, अच्छी किताब होती है, तो बड़ी सारी है, लेकिन उसमें से भी आपको वही जो 3-4 टॉपिक लगते हैं वही। बाकी उसके अलावा जो आपके सिलेबस में नहीं है उन चीजों को उस किताब में से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पाठ्य पुस्तक में अगर और किसी अच्छे राइटर किसी पहले से आपने ले रखी है तो फिर बदलने की जरूरतें नहीं है। किसी के पास में अगर कोटा ओपन की भी पढ़ी है तो उनमें भी काफी अच्छा लिखा हुआ है। यही नहीं है कि फिर मैं इनको लेकर के आऊं क्या, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो वहां पर भी वो टॉपिक और उसके जो बातें होती हैं वो कवर हो जाएंगी, लेकिन पुराने पेपरों का विश्लेषण साथ में अगर करेंगे तो वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैंने एक बात लिखी है कि ध्यान रखने योग्य अगर बातों की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर यहां पर मैं बात कहूं तो जो जरूरी है वो जरूरी है, यानी स्वयं पर विश्वास रख करके काम की शुरुआत करें। स्वयं पर विश्वास रख करके, यानी अगर जब आपके पास में खुद के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर हम काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम यह होता है कि भी कॉन्फिडेंस के साथ में इस काम की शुरुआत करें। फिर दूसरी जो बात होती है, क्योंकि जब तक आपके मन में ऐसा नहीं होगा ना कि मैं कर सकता हूं, देखो कोई ये कहे कि इतना आसान है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कहना एक सरल होता है, उस काम को जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपके सामने कुछ बाधाएं भी आएंगी। और आप जब समय निकालना शुरू करते हो, कुछ चीजें ऐसा भी होंगे जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं समझ में नहीं आ रही हैं, याद नहीं हो पा रही हैं, ये समस्याएं आएंगी। लेकिन भाई उससे एक तरीका तो ये होगा कि आपने घबरा करके छोड़ दिया, और दूसरा मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं कि जो 3 से लेकर के 6 महीने में भी जिन्होंने सिलेक्शन करवाए हैं, तो इसका मतलब जब उनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर नए ये तो पहले से ही सोच रखा है, नए पढ़ोगा तो वह तो यही को नहीं फेल हो सकते हैं, फेल तो वो होगा जो पहले पास हो रहे। इसका मतलब फेल होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई, सीख रहे हो आप। अगर कोई कमी भी अगर किसी में 6 महीने आपने बेहतर प्रयास किया और उसमें अगर कुछ कमी रह गई तो इसका मतलब बाकी जो दूसरी जगह, चाहे आप डीएसएसबी की बात कर रहे हो, केवीएस की बात कर रहे हो, नवोदय की बात कर रहे हो, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पार्ट है, उन सब के अंदर जो आपका पढ़ा हुआ जो पार्ट है, सब्जेक्ट आपका मजबूत है, वो वहां पर काम तो आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि आपने यहीं पर भी उन चीजों को कवर कर लिया हो। तो इसलिए बिना आत्मविश्वास के गड़बड़ाए, मतलब आपको ये करना है कि भाई मैं ये कर सकता हूं, जब दूसरे कर सकते हैं तो बेहतर अगर प्रयास करूंगा तो मेरा भी उसके अंदर हो सकता है और हो जाएगा। अगर आत्मविश्वास जरूरी होता है, नहीं तो रोजाना अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। फिर तो पूरे दिन आप यही सोचते रहेंगे इतनी सी सीटें हैं, इन सीटों के अंदर फिर मेरा क्या होगा, मैं तो अब कर रहा हूं, लोग तो पिछले 3 साल से लगे हुए हैं, उन्होंने तो कई बार अपना सिलेबस भी कर लिया, उनको सब चीजें आ रही हैं, समझ गए ना। अब वो तो हमसे भी किसी को आ रही है, वो तो आएंगी भाई, आप उसका तो छीन नहीं सकते। इसका मतलब आप खुद ग्रो ही कर सकते हो। तो खुद ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भी मैं 100% कोशिश करूंगा इन 5.5-6 महीने को जो मेरे पास टाइम है, और आप 1% तो उम्मीद मान के चलिए। और जब 1% होता है ना, वो भी आपका 100%, कई बार कहते हैं ना 99%, तो इसका मतलब 99 100 तो नहीं हुआ, जब तक 100 नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा आपके पास में। आप यूं मान के चलना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% मान के चलो, आपको ये तो उम्मीद है, बोले एक हूं तो माने ज्यादा ही है भाई। आप अगर 1% खुद के ऊपर उम्मीद रख के चलते हो, और अगर आपने 5.5 महीने के अंदर बहुत ही सिलेक्टेड चीजें की हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं, और वो सिलेक्टेड पार्ट ही उस पेपर के अकॉर्डिंग आ गया, तो इसका मतलब अब आपका परसेंट 1 नहीं रहेगा, और वो 1 आपका 100 बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि जिसने पिछले 3 साल से काम किया, क्योंकि वो पहले अपने आप को 100 मान रहा था लेकिन उसका तो 99 रह गया, काम तो नहीं चला।
मेरा कहने का भावार्थ ये नहीं है कि 3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं होता है, लेकिन कहने का भावार्थ ये है भी उन्होंने अच्छी तैयारी की तो उनका होगा, और आपने अगर इस दौरान अगर काम ठीक किया है तो आपका भी होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी सी वो रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं। जो पहले जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनको तो रिवीजन करने के अंदर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 3 बार आप रिवीजन कर पाओगे, लेकिन वो 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, कि उन्होंने तो पाठ्यक्रम को पढ़ा है, और वो इस प्रकार से अगर डिवाइड करके अपने सिलेबस को अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। दूसरी जो यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई स्वयं पर हमें विश्वास रखना है और पाठ्य सामग्री यानी खुद को पढ़ना सीखना है। हम यूं कहेंगे कि पढ़ना कैसे सीखें जी? पढ़ना सीखें का मतलब होता है कि आप चीजों को छोड़ना सीखें। क्या और कैसे पढ़ें, मतलब छोड़ना कैसे? जो सारी चीजें किताब के अंदर होती हैं वो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। इसका मतलब आपको पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, यानी आपको जो पेपर के अंदर बोले ये हमें कैसे पता चलेगा ये पेपर में पूछा जा सकता है नहीं पूछा जा सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक छोटी क्लास का विद्यार्थी, जैसे हमारे पास में अगर कोई 6ठी क्लास का विद्यार्थी एसएसटी की या सामाजिक की बुक लेकर के आता है, हम उसका 10 पेज का जो उसका टॉपिक है उसमें से आप उसको 15, 20, 30 लाइनें ऐसी बताते हो कि जो उस पाठ का एक तरह से सार है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने उनको बताया, वो अगले दिन उस विद्यार्थी के पेपर के अंदर वो चीजें पूछी जाती हैं और वो बहुत अच्छे से वो याद करके गया था, उनको लिख करके आ गया, वो अगले दिन आपके पास में आता है वापस कि थान तो बेरो पड़े। समझ गए ना? क्योंकि अब उसमें उस 6ठी क्लास का एक तरह से समझ नहीं थी, इसलिए उसको नहीं पता चल रहा था कि भी इस पाठ में बेसिक जो चीजें हैं या महत्वपूर्ण जो पार्ट्स है वो क्या कहा गया, बाकी तो उनको आगे बढ़ाया गया है। तो वो आप में समझ थी, वहां आपको उसको बताने में कहीं दिक्कत नहीं आई। पहले दिन आपने एसएसटी का बताया, अगले दिन आपने उसको साइंस को बता दिया, वो साइंस के अंदर भी फिर मोटिवेट होता है, फिर अगले दिन वो आता है कि हिंदी के अंदर भी बता दो। ऐसा ही होता है ना, थान तो बेरो पड़े। अब कारण क्या था भाई? कारण यही था कि उस टॉपिक को आपको समझने में दिक्कत नहीं आई। यहां पे जो चक्कर पड़ रहा है वो सिर्फ यही है भाई, अब ऐसा लग रहा है बात छठिया टाबरा ऋषि आपने सागा हो रही है कि यहां कोई हमें बता दे। ठीक है ना भाई? हर टॉपिक के अंदर, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हर टॉपिक के अंदर, और ये समझ आप में आ कहां से रही है भाई, समझ कहां से डेवलप होगी? जब आप ये देखोगे कि एक टॉपिक, जैसे मैंने बात की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने पढ़ा, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के टॉपिक के आपने 100 प्रश्न पढ़े, जिसमें हरियाणा के अंदर भी पूछे गए, डीएसएसबी के अंदर भी पूछे गए, केवीएस के अंदर भी पूछा गया, नवोदय में भी पूछा गया, नेट में भी पूछा गया, यहां पर भी आरपीएससी ने भी पूछा है, या उस टॉपिक का अधीनस्थ बोर्ड का था उसमें भी पूछा है। इसका मतलब अलग अलग जो एग्जामिनर थे उन्होंने उस टॉपिक के प्रति क्या समझ रखी, समझ गए ना? उनका दिमाग उस टॉपिक के प्रति क्या कह रहा है, वो क्या चाहते हैं, ये बात जो, जैसे आपने 100 प्रश्न पूछे तो इसका मतलब वो 100 अलग अलग लोगों के पेपर बनाए हुए होंगे। समझ गए ना? भी पिछले 10-15 सालों के अगर आप पेपर देखते हो, इसका मतलब 100 अलग अलग लोगों का जो उस टॉपिक के संबंधित समझ थी वो अगर आप में आ गई तो आप भी उसी दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण अपने आप हो जाएगा। नहीं तो आपने सागबा छठिया टाबरा सिखानी है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, बार बार रिवीजन की जरूरत है, बार बार रिवीजन, जितना अधिकतम रिवीजन होगा एक्यूरेसी उतनी आएगी। और चौथी अगर मैं बात करूं, खुद को नकारात्मक जो चीजें होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके आएंगी नहीं, चीजों से दूर रहें। जो आपके साथ में नेगेटिव बात करें कि आपका नहीं हो सकता 6 महीने के अंदर, कोई बात को नहीं, उनसे ज्यादा प्रभावित मन तो कह गया 6 महीना में वही को नहीं, तो वो पैरामीटर थोड़ी है। आपके खुद के दिमाग में भी कई बार ऐसे आएगा 6 महीना में तो वैत को नहीं, गुरुजी ने तो वीडियो बनाने के जोर आओ ठीक है नहीं, कहना आ रहे के जोर आवे, कहने वाला और क्या कहेगा। एक मिनट आप ये सोच के देखो कि भाई, और बहुत सारे लोगों ने जब किया है तो आप उनसे ले सकते हो एग्जाम्पल कि वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ। 2 तरह के लोग होते हैं, अंधेरी रात होती है, किसी को दिखाई नहीं देता, हर कोई आगे तक का रास्ता पूरा देखना चाहता है भाई। पूरी जैसे दिन के अंदर, डे के अंदर आपको 1 किलोमीटर तक एक तरह से साफ दिख रहा है, और आपको चलने के अंदर आप कभी ये नहीं कहते हो
कि मेरू तो चाले कौन जा, क्योंकि एकदम साफ है। और रात का समय जब अंधेरी घोर अंधेरी रात होती है तो उस कंडीशन में हमारे सामने ये समस्या आती है कि भी हम रास्ता तय कैसे करें, क्योंकि आगे अंधेरा अंधेरा है। तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो सुबह का इंतजार करता है, जब सुबह होगी तभी चलेंगे, और दूसरा ऐसा है कि आपको 4 कदम तो दिख रहे हैं, तो 4 कदम दिख रहे हैं तो 4-4 कदम, जैसे आप 4 कदम आगे बढ़े तो इसका मतलब 4 कदम आपको और आगे दिख गया, और वो जो सुबह चलने का जो प्लान कर रहा था तब तक उसने अपना रास्ता तय कर लिया। तो कहने का भावार्थ यह है कि आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा, भाई आपको सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, सिलेक्शन नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप एक 4 कदम चाल गए तो देख लियो कि बिरो रस्तो तय हो भी जा, और चाल ही होगा जे बैठे यहाँ सो गया खाट के ऊपर तो कौन तय हुआ। तो इसलिए 4-4 कदम जो भावार्थ वो है कि एक टॉपिक पढ़ियो तो थाने यहाँ लागो 100 मुंह एक तो घटियो, 1 से फिर आप 2 पे चले गए, 2 से 3, 3 से 4, किसी का आप यूं मान लीजिए जैसे 3 महीने का उसने टारगेट बनाया, बाई चांस 10 दिन ऊपर लाग गया तो 3.5 महीना में तो कर लियो बने। और एक ऐसा है पहले से ही आपने सोच ही ऐसे रखा है कि ना भाई आप तो अगले 2 साल में हो भाई कौन, फिर तरला लेने की जरूरत ही कौन, क्योंकि फिर वो 2 साल की प्लानिंग आगे खातर होगा नहीं, बाई बनाओ फिर। तो इसलिए खोने के लिए कुछ नहीं है, आत्मविश्वास के साथ में इस काम को अगर करेंगे तो कर लेंगे। यहां पे पेपर की बात है, सबको पता होगा कि 2 पार्ट रहेंगे, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 75 प्रश्न आएंगे और सेकंड के अंदर 150 प्रश्न होंगे। तो जो 75 प्रश्न की अगर आप बात करते हो उसके ऊपर भी हम अलग से एक दिन बात कर लेंगे कोई, तो वहां पर भी 40% तो लेकर के आने हैं ही हैं, और गणित विज्ञान अंग्रेजी इसकी वजह से ज्यादातर भयभीत हैं, तो उनसे भी कोई ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ एक दिन कभी है। तो बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से अगर हम काम करेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 5-6 महीने के अंदर, यार फिर तो अच्छी बात है नहीं, जो 6 महीना में थारो काम हो जाए तो थान 2 साल पढ़ना रो पंडो छूटे नहीं तो रीरो तो बैठे ही रहनो है। और बाई चांस कोई रह भी गयो कठी तो ये मतलब आगे इस साल के अंदर और वैकेंसी है तो बाम भी तो वो पढ़ेड़ो काम आओगे है। तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास के साथ काम कीजिए। नए सीटों का सोचना, नए लोगों की संख्या को देखना, नई आपसे पहले से जो तैयारी कर चुके हैं उनके बारे में ज्यादा चिंता करना। तो ये कुछ रणनीतिक अगर बात है, बाकी से जिन्होंने पहले से सिलेबस कर रखा है उनको ज्यादा बदलने की जरूरत है नहीं। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको बार बार जहां से अपना सिलेबस किया है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, पुराने प्रश्न पत्रों को कर लीजिए, और महीने 1.5 महीने में तो भाई आपको सिलेबस 3 महीना में तो बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, बांग तो कोई रमाणी को नहीं। थारे शुरुआत में जगह नया टाबरो बांग थोड़ो सो के सोच के चालना है। ठीक है, धन्यवाद।